Hello friend, how are you? I'm wishing you all of you are well. आप सभी अच्छे होंगे। ये फ्रेंड आज का जो लेक्चर होगा ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा। जो ऐसे लेक्चर की बात करेंगे जो पूरे विश्व के सामने एक डेमोक्रेटिक कंट्री अफगानिस्तान जो अभी तालिबान के हाथों में कम्प्लीटली आ चुका है, ऑक्यूपाइड हो चुका है। 20 साल में 61 लाख करोड़ से भी ज्यादा जैसा कि अमेरिका ने खर्च कर चुका है। 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं और आज एक ऐसी परिस्थिति आ गई जहां पर हम देख सकते हैं कि आज तालिबान पूरे अफगानिस्तान को ऑक्यूपाइड कर चुका है। पूरे अफगानिस्तान पर अपना तालिबानी उसका जो कंसेप्ट था उसको उन्होंने प्रतिस्थापित करने में सक्षम हो चुका है। तो आज की जो हमारी चर्चा होगी, आज हम बात करेंगे तालिबान है कौन, तालिबान कैसी संगठन है, कैसे चलाता है अपना संगठन, तालिबान कहाँ से कमाते हैं पैसे, इसका भविष्य का एजेंडा क्या है, इसकी क्या पैरामीटर्स है, ये कौन सी चीजों को बढ़ावा देता है, कौन सी चीजों पे कंट्रोल करता है, पाबंदियां लगाती है। ये सारे इतिहास को हम बात करेंगे। मैं वो इतिहास की आज बात करने जा रहा हूँ जो एक रिसर्च बैकग्राउंड के पार्ट है। इस पे बहुत लंबी रिसर्च की गई। तो मैं तालिबान के वो 2001 से इतिहास लेके आता हूँ। उससे पहले की भी मैं आपको इतिहास बताऊंगा, चाहे वो मुगल का काल हो, चाहे वो अंग्रेजों का काल हो, वो सारे इतिहास को हम लेकर के आएंगे। कल, आज और आने वाले कल तालिबानी जो लड़ाके हैं या तालिबान की जो मैनिफेस्टो है, वे सारी चीजों को हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देर नहीं करते हैं, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं और तालिबान के पूरे विचारों को, पूरा उसका जो डिमांड है, सारी चीजों को हम आज स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है, सदियों पुरानी एक कहावत कहा जाता था और वह कहीं न कहीं आज साबित होते हुए दिख रहा है। सिकंदर, मुगल, अंग्रेज, सोवियत यूनियन, ये सारे के बाद अमेरिका इसका सबसे कह सकते हैं अभी ताजा उदाहरण देखने को मिलता है, क्योंकि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 61 लाख करोड़ रुपया से भी ज्यादा इन्होंने खर्च कर दिए हैं, जिसमें 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे भी गए। आखिरकार अब अमेरिका ने भी 2014 में, नाटो ने भी 2014 में ये अनाउंसमेंट कर दिया था कि हम अफगानिस्तान को छोड़े। और अब सोचने वाली बात है कि आखिरकार हम कह सकते हैं कि आज ऐसी परिस्थिति आ गई कि अमेरिका को अफगानिस्तान छोड़ना ही पड़ा। अमेरिका को 20 साल तक छकाने और देश को छोड़ने पर मजबूर करने वाला समूह तालिबान अंततः पूरे अफगानिस्तान को अपने कह सकते हैं प्रभाव में ले चुका है। जैसा कि कल हमने देखा, अफगानिस्तान के राष्ट्रपति गनी साहब ने भी अपने देश को छोड़ दिए। वो भी देश छोड़ करके किसी दूसरी जगह अपना पलायन करके। तो एक दिन पहले यानी हम 15 अगस्त 2021 तक तालिबान ने राजधानी काबुल तक पूरे क्षेत्रों को कह सकते अफगानिस्तान पर उन्होंने कब्जा कर लिया। और आज हम यही सारी चर्चा करने वाले हैं कि तालिबानी है कौन, तालिबान है क्या, इसकी क्या मैनिफेस्टो है। सारे इतिहास को आज हम कुछ रिसर्च के पार्टों से देखने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि 1980 के शुरुआत के दिनों की बात करें तो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन जो 1991 में 1991 में जिसकी ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद हमने देखा कि 15 स्वतंत्र राष्ट्र बनते हैं। तो अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन की सेना आ चुकी थी। मैं बात कर रहा हूँ 1980 के दशक में, 1980 के शुरुआत की बात कर रहा हूँ। उसी के संरक्षण यानी प्रोटेक्शन में अफगान सरकार चल रही थी। किसकी? अफगानिस्तान में जो चली तो सोवियत यूनियन की सेना के संरक्षण में अफगानिस्तान की सरकार चल रही थी। उस समय देखने को क्या मिला कि कई मुजाहिदीन समूह, सेना और सरकार के खिलाफ वो लड़ रहे थे, विवाद कर रहे थे। इन मुजाहिदीनों को अमेरिका और पाकिस्तान दोनों से मदद मिलती थी। 1989 तक सोवियत यूनियन ने अपनी सेना को वापस बुला लिया। इसके खिलाफ लड़ने वाले जो लड़ाके थे अब आपस में ही लड़ने लगे। और ऐसा ही एक लड़ाका मुल्ला मोहम्मद उमर का भी नाम आता है। तो जो लड़ाका मुल्ला मोहम्मद उमर था उसने एक पश्तून युवाओं के साथ लेकर उन्होंने तालिबान आंदोलन जो होता है उसको उन्होंने क्या किया, छेड़ दिया, या कह सकते हैं तालिबान आंदोलन को उन्होंने शुरुआत करता है।
अब हम बात करेंगे कि मुल्ला मोहम्मद जो उमर था, उन्होंने पूर्वी पाकिस्तान के कुछ मदरसों से ही अपनी आंदोलन को शुरुआत किया था। तालिबान जो है, इसको मुख्य रूप से आप कह सकते हैं जो पश्तो भाषा होता है, पश्तो भाषा में मदरसा में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हीं को तालिबान कहा जाता है। यह संगठन खासतौर पे सुन्नी जो इस्लाम होते, सुन्नी इस्लाम का एक प्रचार करता था, जिससे सऊदी अरब से इसको मुख्य रूप से फंडिंग हुआ करती थी, फंडिंग हिस्सा मिलता था। और स्थिर जो अफगानिस्तान में तालिबान ने, उन्होंने पश्तूनों से शांति और सुरक्षा का तो वादा किया था, लेकिन मुजाहिदीन की जो अत्याचार हो रहे थे, या कह सकते हैं भ्रष्टाचार से जो आजिज जनता हो चुकी थी, उन्होंने तालिबान को ही अपना मसीहा देखा और अपना तालिबान को ही उन्होंने मसीहा समझने की कोशिश किया। और इसी दौर में इतिहास आता है 1992 का, कि 1992 में तालिबान जो थे, उन्होंने दूसरे मुजाहिदीनों से लोहा लेना शुरू कर दिया, या कह सकते हैं उसके विरुद्ध विवाद करना शुरू कर दिया, आंदोलन करना शुरू कर देता है। और 1994 में तालिबान ने कंधार पर जमा लिया अपना कब्जा, और 1995 में अंततः हमने देखा कि हेरात जो प्रांत था, हेरात प्रांत पर भी उन्होंने कब्जा जमा लेता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। फिर आप 1996 की यदि इतिहास देखें तो 1996 में राजधानी काबुल पर कब्जा उन्होंने कर लिया, और इसी साल हम कह सकते हैं तालिबान ने अफगानिस्तान को इस्लामिक अमीरात घोषित भी कर दिया। अब मैं आपको बताऊं कि दुनिया के सिर्फ 3 ही ऐसे राष्ट्र हुए जिन्होंने तालिबान सरकार को मान्यता दी थी। उसमें पहला स्थान नाम आता है पाकिस्तान, दूसरा सऊदी अरेबिया, और तीसरा जो था वो हमारा यूएई था। यानी ये 3 ऐसे ही राष्ट्र थे जिन्होंने तालिबान को उन्होंने मान्यता दिया। और इस आधार पर हमने आपको बताया कि 1996 तक लगभग उन्होंने सारी चीजों को ग्रहण कर लिया, और अभी हम देख सकते हैं कि अफगानिस्तान को उन्होंने नाम बदल के इस्लामिक अमीरात घोषित भी कर चुका है। अब बात होती है कि उस समय जो राष्ट्रपति बुरहानुद्दीन रब्बानी जो थे, उनसे उन्होंने क्या कि सत्ता से हटाकर उन्होंने मुल्ला मोहम्मद उमर को अमीर अल मोमिनीन बनाया गया। और 1998 यानी 1998 की बात मैं करूं तो लगभग 90% अफगानिस्तान जो था उस पर तालिबानी का नियंत्रण हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि ये तालिबान काम कैसे करते हैं, तालिबानियों का काम करने की तरीका क्या है। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि किसी भी देश की जो सरकार होती है, तो उसी किसी भी देश की जो सरकार जिस तरह से अपने देशों में काम करती है, अपने डेमोक्रेसी को आगे बढ़ाती है, ठीक उसी प्रकार तालिबान भी चलता है। और तालिबान भी उसी तरह अपने हर मैनिफेस्टो, हर पैरामीटर्स के आधार पर अपनी सरकार को आगे बढ़ाती है। इसमें पूरे संगठन का एक मुखिया होता है, उसके बाद 3 इसके डिप्टी लीडर होते हैं, यानी उप लीडर होते हैं, नेता होते हैं। इनकी एक लीडरशिप काउंसिल भी होती है जिसे रहबरी शुरा कहते हैं। एक एग्जाम आपसे पूछा जा सकता है कि तालिबानी के जो लीडरशिप काउंसिल होती है उसे क्या कहा जाता है, तो वहां की जो पश्तून जो भाषा है, पश्तून भाषा में इसको रहबरी शुरा कहते हैं, राइट। उसके बाद अलग अलग इसके विभाग होते हैं, कमीशन होते हैं, हर विभागों का अलग अलग कमीशन होती है। सभी प्रांतों के लिए अलग अलग इसका जो गवर्नर तथा कमांडर की भी नियुक्ति कराई जाती है। अब हम बात करेंगे कि तालिबान जो संगठन है, इसके नेता और इसका जो संगठन है चलता कैसे, इसमें कौन कौन से लोग होते हैं। तो यहाँ की जो लीडर होता है अमीर अल मोमिनीन, याद रखिएगा। तो संगठन और नेता लीडर जो होते हैं, लीडर को कहा जाता है अमीर अल मोमिनीन। इज इट ओके। इसमें क्या होता है कि मौलवी जो हिबतुल्ला अंखुदाजादा, आपने नाम सुना होगा, भी इसका नाम बहुत ज्यादा फेमस हो रही है, ठीक है। तो मौलवी हिबतुल्ला अंखुजादा, यह कौन है, तो यह एक राजनैतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों की टॉप अथॉरिटी को संभालता है। यानी इनके पास कह सकते मुख्य जो भूमिका है, वह चाहे वो राजनीति पॉलिटिक्स की बात हो, चाहे वो रिलीजन की बात हो, चाहे वो डिफेंसिव बात हो, ये सारे चीजों की जो अथॉरिटीज होता है यह मौलवी हिबतुल्ला अंखुजादा के पास होता है। 2016 में इन्होंने मुख्य रूप से अपना कह सकते हैं कमान इन्होंने संभाला, और इससे पहले तालिबान के यह पूर्व चीफ जस्टिस भी हुआ करता था। तो ये चीज को भी आप याद कर सकते हैं। उसके बाद इसके 3 डिप्टी डायरेक्टर, या कह सकते हैं 3 डिप्टी भी हुए, या 3 डिप्टी आप कह सकते हैं इसके लीडर हैं, जिसे पहला नाम आता है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर का। इस ओके। तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर क्या है, तो मुल्ला अब्दुल गनी बरादर जो है, इसके पास राजनीतिक मामलों
का ये मुखिया है और तालिबान को एक को फाउंडर के रूप में इसको जाना जाता है। यानी कह सकते हैं कि वहां पर जितने भी राजनीतिक अफेयर्स होते हैं, पॉलिटिकल जो अफेयर्स होते हैं, और पॉलिटिकल अफेयर्स आर कंट्रोल्ड बाय मुल्ला अब्दुल गनी बरादर एज वेल एज ही इज को फाउंडर ऑफ तालिबान आल्सो, या को फाउंडर भी तालिबान का होता है। दूसरा नाम आता है मुल्ला मोहम्मद याकूब को। मुल्ला मोहम्मद याकूब जो है वह मिलिट्री ऑपरेशन का कमांडर, साथ ही साथ कह सकते हैं तालिबान का फाउंडर मुल्ला है जो उमर का बेटा है। तीसरा नाम आता है सिराजुद्दीन हक्कानी का। सिराजुद्दीन हक्कानी राजनीतिक तालिबानी नेता है, जलालुद्दीन हक्कानी का वो बेटा है और हक्कानी नेटवर्क का प्रमुख भी है, या कह सकते हैं हक्कानी नेटवर्क का यह एक मुखिया भी है। लेकिन इसके अलावा यदि हम बात करें तो यदि हम लीडरशिप काउंसिल की बात करें तो लीडरशिप काउंसिल रहबरी सूरा या क्वेटा सूरा कहा जाता है। पश्तून जो भाषा है तो वहां पश्तून की भाषा में लीडरशिप काउंसिल को रहबरी सूरा या क्वेटा सूरा कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से देखा जाए तो 26 यानी 26 इसमें सदस्य होते हैं और ये तालिबान की कह सकते हैं सबसे बड़ी और फैसला लेने वाली या सबसे कह सकते हैं पावरफुल अथॉरिटी में से एक आता है। ये पाकिस्तान के जो क्वेटा शहर है, क्वेटा शहर से ऑपरेट होती है मुख्य रूप से, और इसलिए इसे क्वेटा सूरा भी कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में कि इसे क्वेटा सूरा क्यों कहा जाता है, तो इसके पीछे रीजंस हैं कि यह पाकिस्तान के जो क्वेटा शहर है वहां से इसको ऑपरेट यानी नियंत्रण की जाती है और यही कारण होता है कि इसको क्वेटा सूरा भी कहा जाता है। कमीशन जो इसकी होती है तो तालिबान की जो कमीशन होती है तो तालिबान की कमीशन को हम कैबिनेट भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारा मिलिट्री होता है, पॉलिटिकल अफेयर्स होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, इसके साथ साथ कह सकते हैं इसमें और 16 जो होता है इसमें डिपार्टमेंट होते हैं। ये तालिबान की कैबिनेट की तरह ही काम करता है। गवर्नर, कमांडर और इसके सीनियर जज होते हैं। तो इसमें यदि देखा जाए तो हर राज्यों में जो होता है, जैसे अफगानिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां के जितने भी राज्य हैं, प्रांत हैं, उसमें तालिबान का एक गवर्नर और कमांडर होगा और दोनों पदों पर नियुक्ति जो होगी और मिलिट्री कमीशन करता है मुख्य रूप से। ठीक है, इसके अलावा हम कह सकते हैं कि एक सीनियर जज का भी पद वहां पर होता है और इस पद पर कह सकते हैं इसका जो वक्त या कह सकते हैं अभी वर्तमान की यदि परिस्थिति को देखा जाए तो वर्तमान में अभी इस वक्त उस पद पर काबिज जो है उसका नाम है मुल्ला अब्दुल हकीम। अभी वर्तमान में जो वहां सीनियर जज के पद पर बैठा हुआ है उसका नाम है मुल्ला अब्दुल हकीम, जो अभी काबिज है पद पर। राइट, ये दोहा की जो निगोशिएशन हुई थी उसके टीम के एक मुखिया के रूप में इसको जाना जाता है। दोहा निगोशिएशन टीम के मुखिया के रूप में मुल्ला अब्दुल हकीम को जाना जाता है, जो अभी सीनियर जज के पद पर काबिज है। ओके, अब हम बात करेंगे कि तालिबान का एक्चुअली जो एक कंसेप्ट है, जो विचारधारा है या विचारधारा क्या है, इस पे भी हमें बात कर लेना चाहिए। तो मैं आपको बताऊं कि 1996 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबान की सत्ता थी। 1996 से लेकर के 2001 तक, यानी मोटा मोटी हम कह सकते हैं 5 साल। ठीक है, 5 साल तक हम कह सकते हैं कि तालिबान में जो अफगानिस्तान में जो था वो तालिबानियों का वहां पर कह सकते हैं कि सत्ता थी, उनकी रीजन थी, शासन चल रही थी। तालिबान ने क्या किया कि पूरे देश में शरिया कानून लागू कर देता है। लड़कियों को स्कूल जाने के लिए या महिलाओं को बाहर काम करने पर वो प्रतिबंधित कर देता है, या कह सकते हैं पूर्ण रूप से रोक लगा देता है। पुरुषों के लिए नमाज पढ़ना और लंबी दाढ़ी रखना उन्होंने कंपलसरी कर दिया। आदेश न मानने वाले जो लोग होते थे उनको सजा देना, कह सकते हैं कि जिस तरह से हमारे यहाँ एक पब्लिक इवेंट होता है, जैसे आप बर्थडे पार्टी मनाते हैं, शादी सेरेमनी होता है, या किसी प्रकार का जो हमारा ओकेजन होता है, इस तरह के ओकेजन के रूप में वहां पर जो वहां के शरिया कानून या कह सकते हैं जो म्याज नहीं पड़ते थे उनको जो है एक पब्लिक इवेंट के रूप में मनाया जाता था। पब्लिक इवेंट में उनको क्या करती थी, वो कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के आदेश देते थे, न मानने वाले को सजा देते थे, हत्या के जुर्म में फांसी वहां दे दी जाती थी, और जो चोरी करते थे चोरी करने वाले को शरीर का उस अंग को काट दिया जाता था। राइट, अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादियों को पनाह भी दी जानी थी, कह सकते उस समय दिया जाता था। और इस आधार पर आज हम बात करेंगे कि जो तालिबान है, तालिबान जो लड़ाका है, ये तालिबानी लड़ाका आखिर कितना रईस है। रईस का मतलब हम कह सकते हैं कितने अपने आप को फंड ऑफ किसी भी चीजों को लेकर के, इस पर भी हम चर्चा आपको कर देता हूँ। तो जैसा कि हम जो रिसर्च में प्राप्त हुआ है, कुछ जो सोर्सेज प्राप्त हुए हैं, उस सोर्स से आधार पर पता लगता है कि तालिबान को यदि आप इतिहास देखिएगा तो
तो ये स्पष्ट हो जाता है कि यह कभी भी अपना हिसाब किताब कोई ब्यौरा यूं प्रकाशित नहीं करता है। अब कारण क्या हुए, ये तो इसका अपना पर्टिकुलर व्यक्तिगत इसका मामला हो सकता है, लेकिन उसकी सटीक जो कमाई होता है, वो कितना इनकम करता है, उसका कितना एक्सपेंडिचर है, ये सारे जो उसकी संपत्ति है, संपत्ति का पता लगाना अभी भी मुश्किल देखने को मिलता है। लेकिन हम कह सकते हैं जो 2016 में फोर्ब्स की जो एक कह सकते एस्टिमेशन आया था, फोर्ब्स पत्रिका का जो एक अनुमान लगाया गया था, उस अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि तालिबान का सालाना लगभग कारोबार जो है 2,968 करोड़ रुपया का, यानी 2,968 करोड़ रुपया का उसका सालाना जो है इनकम कर सकते हैं, इनकी कमाई होती है। रेडियो फ्री यूरोप द्वारा जो प्राप्त किया गया कुछ रिपोर्ट आया या कुछ हम कह सकते डेटा है, उसमें नाटो की गोपनीय रिपोर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि 2019 से 20 में तालिबान का सालाना जो बजट था करीब 11,000 करोड़ रुपया था। 11,000 करोड़ में बात कर रहा हूँ। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि इसकी जो तालिबानी है या तालिबान के जो लड़ाका है, इनकी आमदनी के सोर्स में भी बताने की मैं कोशिश करूंगा। तो जैसा कि आपको पता होनी चाहिए कि अफीम की यदि बात करें तो अफीम से तालिबान को करीब लगभग 2,800 यानी 2,800 करोड़ रुपया आमदनी होता है, केवल अफीम से मैं बात कर रहा हूँ। केवल अफीम से तालिबानी को जो है लगभग 2,800 यानी 2,800 करोड़ रुपया का इसकी आमदनी होता है। दुनिया के लगभग 80% अफीम का जो उत्पादन होता है वो अकेले सोचिए कि अफगानिस्तान में होता है। 80% वर्ल्ड में जितने भी अफीम की प्रोडक्टिविटी होती है, एग्रीकल्चर होता है, उसका 80% अकेले जो उत्पादन होता है वह अफगानिस्तान में होता है। इज इट ओके? तो यह भी कहीं ना कहीं कारण रहा होगा, क्योंकि वर्ल्ड की बात है, 2,800 करोड़ रुपया की बात है जो आमदनी तालिबानियों का होता है। ये भी एक कारण होगा कि कहीं ना कहीं तालिबानी इस कारण को लेकर के अफगानिस्तान को उन्होंने अटैक किया होगा और कह सकते हैं कि अफगानिस्तान को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश किया होगा। अफीम की खेती करने वाले ज्यादातर हिस्से पर तालिबान का नियंत्रण है, इसमें कोई दो राय हम नहीं कर सकते। साथ ही साथ हम कह सकते हैं अफगानिस्तान का जो कारोबार करने वाले में से तालिबान जो होता है टैक्स सबसे ज्यादा वसूलता है। तालिबान के इलाकों में बॉर्डर पोस्ट पर भी व्यापारियों को टैक्स देना पड़ता है। साथ ही साथ कह सकते हैं किसी सैन्य चौकी हुआ या शहरी इलाके पर भी कब्जा करके सारी संपत्ति तालिबान ले लेता है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में अवैध करने कह सकते हैं जो इलीगल जो माइंस होता है यानी अवैध जो खनन होते हैं उनको करने वाले कंपनियों से तालिबान टैक्स वसूलता है। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हाई इनकी टैक्स वसूली होता है। तो ये सारे कारण रहे होंगे जिसके कारण तालिबान जो है आज अफगानिस्तान पर अपना आधिपत्य तथा पूरे अफगानिस्तान को अपने प्रभाव में वो लेने की कोशिश किया है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जब हमने देखा कि अमेरिका और तालिबान में 20 साल तक ये लंबा जंग चला, जिसमें हमने देखा 61 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा अमेरिका अफगानिस्तान में खर्च कर चुका है तालिबान के लिए। फिर हमने देखा कि 2300 से ज्यादा अमेरिकी सेना जो है तालिबानियों से लड़ते हुए अपने आप को प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी आज अमेरिका जो है अफगानिस्तान से चला जाता है। एक सप्ताह में हमने देखा कि अंततः पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे कि अमेरिका और तालिबान में जो 20 साल तक जो जंग चला, ये जंग क्या था, क्यों हुआ और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ये सारे चीजों पर हम आज चर्चा करेंगे। तो जैसा कि 11 सितंबर 2001 की बात है, 11 सितंबर, आप लोग डेट को याद रखिएगा, ठीक है। 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों ने अमेरिका के 4 कह सकते हैं जहाज को यानी विमान को उन्होंने हाईजैक कर लेता है, ठीक है। और हाईजैक करने के बाद इनमें से 2 विमान को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक विमान को पेंटागन और एक विमान को अज्ञात जगह पर क्रैश करा दिया जाता है। और एक कौन कराता है, इसमें जो नाम आता है, इसमें नाम तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन इसमें मुख्य रूप से जो हम बात करेंगे इसमें नाम आता है अलकायदा का। इज इट ओके? और इस हमले में लगभग 2,996 यानी 2,996 लोगों की मौत हो गई थी। इज इट ओके? इस हमले के पीछे जो पूरा कह सकते जो षड्यंत्र रचा गया या कह सकते पूरी जो घटना घटी, ये सारे घटनाओं का जो कह सकते हैं जिम्मेवारी लिया गया, वह जिम्मेवारी कहीं न कहीं अलकायदा के द्वारा दिया जाता था। यानी अलकायदा का हाथ इसमें बताया गया कि अलकायदा ने ऐसा काम किया है। उन्होंने ही 11 सितंबर 2001 को 19 आतंकियों के साथ हमारा 4 यात्री विमान को उन्होंने हाईजैक किया है। इज इट ओके? अंततः क्या हुआ कि अमेरिका ओसामा बिन लादेन के खून का भी प्यासा था और इस आधार पर हम कह सकते हैं ओसामा पहले सूडान में छुपा हुआ था। इज इट ओके? मतलब हम बात करेंगे उस समय से पहले जो ओसामा बिन लादेन था, जो जिसको हमने देखा कि एबटाबाद पाकिस्तान में उसको मारा गया अमेरिकी सेना के द्वारा, तो उस समय से पहले यदि हम बात करें तो अमेरिका को ये पता था
और अमेरिका जो था ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए अनेक प्रकार के षड्यंत्र भी रच चुका था, अनेक प्रकार के नीति निर्देशक उन्होंने अपने कार्यों पे भी काम कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि ओसामा बिन लादेन जो था वो सूडान में छुपा हुआ था। उसके बाद अफगानिस्तान में वो आ जाता है, कौन, ओसामा बिन लादेन, ठीक है। अमेरिका को इस बात को पता चल जाता है, या अमेरिका को कह सकते हैं एक खबर को पता चल जाता है। तो पता लगने के बाद क्या हुआ कि अफगानिस्तान पर वो मुख्य रूप से टूट पड़ता है, मानो कि अफगानिस्तान ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है। दुश्मन उसका था कौन, ओसामा बिन लादेन। लेकिन जो ही सूडान से वो अफगानिस्तान में पनाह ले लेता है, उसके बाद कहीं ना कहीं अमेरिकी गवर्नमेंट को ऐसा महसूस होता है और अंततः अमेरिकी सरकार जो है पूर्ण रूप से अफगानिस्तान पर टूट पड़ता है एक दुश्मन की तरह, ठीक है, क्योंकि वो उसके दुश्मन को इन्होंने पनाह दे दिया था, कारण नहीं बना था। और जैसा कि आप कह सकते हैं कि जैसे 1962 में जो भारत पे चाइना का युद्ध हुआ या चाइना के आक्रमण हुए, इसके पीछे रीजन यही था कि भारत ने पनाह दे दिया था दलाई लामा को। तो ठीक इसी प्रकार आप समझ सकते हैं कि जिस तरह दलाई लामा को भारत ने पनाह दिया, बाकी चाइना ने 1962 में भारत का आक्रमण कर दिया, ठीक इसी प्रकार जैसे ही ओसामा बिन लादेन को अफगानिस्तान ने पनाह दे दिया, उस डायरेक्ट ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया, ठीक है। तो अमेरिका को खबर लगा अफगानिस्तान को, उन्होंने टूट पड़ा। और उस वक्त अफगानिस्तान में जो था वह मुख्य रूप से तालिबानियों का शासन चल रहा था, जी ओके। अब हम बात करेंगे उस समय के पूरी इतिहास को हम खंगालने की आपको कोशिश करेंगे। बात है 7 अक्टूबर 2001 को, 7 अक्टूबर 2001, ओके। तो 7 अक्टूबर 2001 को अमेरिका के नेतृत्व में नाटो ने अफगानिस्तान पर हमला कर देता है। महज 3 महीना में, मतलब हम बात करें अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एंड जनवरी 2002 की मैं बात कर रहा हूँ, राइट। यानी महज 3 महीना में अफगानिस्तान से तालिबान का शासन को समाप्त कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, किसके द्वारा, अमेरिकी सेना के द्वारा, इज इट ओके। तालिबान और अलकायदा के बड़े नेता पाकिस्तान के क्वेटा शहर भाग जाते हैं, यानी जान संरक्षण के रूप में वो पाकिस्तान के क्वेटा शहर में चले जाते हैं। और उस समय हम बात करेंगे मुल्ला मोहम्मद उमर। मुल्ला मोहम्मद उमर जो था कराची में रहने लगा, जहां 2013 में उसकी बीमारी से मौत हो जाती है, डिजिटो के। अब हम बात करेंगे कि 2012, 13, 16 इस तरह से जो इतिहास हमारे यहाँ चलते आया या वर्ल्ड में हमने देखा कि अमेरिका ने तालिबानियों या अफगानिस्तान को कैसे कैसे करवाई हुई, ये सारे चीजों को हम देखेंगे। तो जैसा कि 2012 में सितंबर में 12 के सितंबर की मैं बात करूंगा कि तालिबान जो था उन्होंने काबुल में कई हमले किए, जिसमें नाटो के कैंप भी शामिल थे। 2012 के सितंबर में तालिबान ने काबुल में बहुत सारे अटैक किए, और उसमें केवल अमेरिकी सेना नहीं थे, बल्कि हम कह सकते उसके साथ नाटो के भी सेना थे, नाटो के कैंप भी शामिल थे, मिल करके उस पर अटैक किया जाता है। 2013 में अमेरिका के ड्रोन हमला में तालिबान के सबसे बड़ा जो नेता था हकीमुल्लाह मसूद, यूएस के ड्रोन हमले में इसकी मौत हो जाती है 2013 में। अंततः हम देखते हैं कि 2015 में हमने देखा कि अगस्त में तालिबान 2015 के अगस्त में तालिबान ने मुल्ला मसूद को अपना नया नेता चुने जाने की घोषणा कर देता है। 2015 में, फिर से आप सुन लेंगे, 2015 में अगस्त 2015 के अगस्त में तालिबान जो था उन्होंने मुल्ला मसूद को अपना नया नेता चुनने की घोषणा कर देता है कि अब हमारे नेता ये होंगे। मई 2016 में एक अमेरिकी ड्रोन हमला होता है, उसमें मुल्ला मसूद की भी मौत हो जाती है। मई 2016 के बाद संगठन की कमान जो था मौलवी हिबतुल्ला अंखुजादा को सौंप दी जाती है। तो सोच सकते हैं कि 2015 से 16 में कितनी बड़ी बड़ी ट्रेजेडी होता है। फिर से आप याद करें, मुल्ला मसूद को उन्होंने 2015 के अगस्त में अपना नया नेता चुना, जिसका मई 2016 में अमेरिकी के ड्रोन हमला में मुल्ला मसूद की मौत हो गई। अब उसके बाद तालिबानी जो था अपना एक और नया नेता चुना, जो मई 2016 में पदस्थापित होता है अपने संगठन को लेकर के, और वो कमान संभालता है जिसका नाम है मौलवी हिबतुल्ला अंखुजादा, इज इट ओके। और यह उस समय से हम कह सकते हैं कि तालिबान का नेता के रूप में काम कर रहा है, जो अभी बहुत ज्यादा फेमस है। कल परसों में भी आप उनका न्यूज लगातार सुन रहे होंगे। अब हम बात करें कि 2001 से लेकर के 2019 के बीच में क्या हुआ। जैसा कि मैं बता दूं कि लगभग 1,11,000 से ज्यादा अफगानिस्तानी नागरिक मारे गए। पॉइंट में स्टील नोट है, मैं डेटा की बात कर रहा हूं। लगभग 1,11,000 से भी ज्यादा अफगानिस्तान के जेंटल कह सकते हैं, इनोसेंट कह सकते हैं, पीपल मारे गए। 2001 से 19 के बीच में हम देखें तो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कुल 61 लाख करोड़ खर्च किए हैं, जिसमें
अमेरिका के लगभग 2300 से ज्यादा इसकी सेना इस युद्ध में अपने प्राणों की आहुति दे दी है, यानी जान गंवा चुके हैं। इस आधार पर हम कहें कि 64,100 से ज्यादा अफगानी सैनिक और पुलिसकर्मी भी मारे गए हैं। सोचने वाली बात है, 64,100 से ज्यादा अफगानी सैनिक और पुलिसकर्मी भी मारे गए। उधर हमने देखा कि अफगानिस्तान के जो इनोसेंट जो जनता है 1,11,000 से भी ज्यादा, 2300 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए। और ये सारे जो हुए घटना, ये सारे कहीं न कहीं तालिबानियों को हराने के लिए, तालिबानियों को पस्त करने के लिए, इस तरह हम कह सकते हैं अनेक लोगों ने अपने कुर्बानियां देते गए। अब हम बात करेंगे तालिबानी के जो बढ़ता हुआ है जो प्रभाव है, यह प्रभाव से चिंता क्या है, आखिर चिंता होने की क्या जरूरत पड़ गई। चाहे मैं बात करूंगा भारत का, पाकिस्तान का, यूएन का, चाइना का, ये सारे जो राष्ट्र हैं, या कह सकते हैं विश्व की मायने से बात, आज जैसा कि हमें पता है कि 16 अगस्त है 2021, और आज भारत की अध्यक्षता में यूएनएसी या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आज एक मीटिंग होने वाली है, जिसमें भारत उसकी अध्यक्षता करेगा। और आज जो बात होने वाली यही होगा कि अफगानिस्तान में जो तालिबानियों का जो प्रभाव है, पूरा का पूरा जो अफगानिस्तान आज तालिबानियों के हाथों में आ चुका है, इस पे क्या क्या हो सकती है, क्या अंतरराष्ट्रीय इस पे प्रभाव आ सकते हैं, क्या अंतरराष्ट्रीय से पॉलिसी बन सकती है, सारी चीजों पर आज जो है भारत इसका नेतृत्व करेगा यूएनएससी में, और आज इस पे लंबी बहस होने वाली है। अब हम मुझे शाम तक देखना है कि वहां पर क्या क्या इसके अगेंस्ट में होता है, या इसके फेवर में होता है, या इसको एक सरकार के रूप में मान्यता दी जाती है या नहीं दी। ये सारी चीजों पर आज हम लोग सामने देखते हैं कि वहां से रिपोर्ट क्या आता है। अब हम बात करेंगे कि जो तालिबान अभी अफगानिस्तान में एंट्री ले चुका है, इससे चुनौतियां क्या क्या हो सकता है, चुनौतियों को लेकर के भी हमें बात करना होगा। तो जैसा कि पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान में यदि हम बात करें तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध जो होगा, ठीक है, कोल्ड वार जो होगा, ये होता रहेगा। तो इससे क्या होगा कि पाकिस्तान जाने वाले शरणार्थियों की संख्या बढ़ जाएगी, यानी जो अफगानिस्तान से जो रेफ्यूजी होंगे वो बल्क करेंगे कहाँ, पाकिस्तान की, ठीक है। जिससे क्या होगा कि तालिबान इस बार पाकिस्तान के कितने नियंत्रण में रहेगा, यह एक बहुत बड़ी विश्व के सामने बहुत बड़ा चुनौती है। और दुनिया इस बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए, एक सबब लेने के लिए कहीं न कहीं वो इंतजार कर रहा है। लेकिन यदि हम भारत की बात करें तो अफगानिस्तान सरकार के जरिए भारत जो थी वह पाकिस्तान को कूटनीतिक अपना बढ़त बना लिया था, यानी कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं अफगानिस्तान को अपने फेवर में इंडिया रख करके कहीं न कहीं पाकिस्तान पर यह मुखर करता था, कूटनीतिक अपनी आगे बढ़त बनाती थी, उसको घेरने का कोशिश करता था। तालिबान सरकार आ जाने से अब क्या होगा कि पाकिस्तान की भारत पर कूटनीतिक बढ़त हो जाएगी, यानी वो कहीं ना कहीं हमको घेरने की कोशिश करेगा। अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकियों की ट्रेनिंग और पनाह देने के इस्तेमाल में हमेशा होते आया है, आगे भी होते जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए चुनौती है। साथ ही साथ कह सकते हैं भारत इतना ज्यादा फंडिंग कर चुका है अफगानिस्तान में, उसे भी बचाना, उसे प्रोटेक्ट करना कहीं ना कहीं भारत सरकार के लिए ये एक चुनौती बना हुआ है। चीन की यदि बात करें तो आपको पता है कि चीन में जो वहाँ पे एक जो मुस्लिम उइगर मुस्लिम जो है, ठीक है, और अक्सर हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं कि कहीं ना कहीं चीन की जो सरकार है, चीन की जो कह सकते हैं कम्युनिस्ट जो विचार है, वह तालिबान सरकार के आने से वो बहुत ज्यादा परेशान हो सकती है। क्यों? कारण है कि चीन के जो सिनजियांग प्रांत है, तो सिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिम जो है अब कहीं ना कहीं वो सक्रिय हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं चाइना को जो है यह अभी समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं चीन जो है इसको लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हो सकता है। उसके अलावा यदि बात करें तो आप देख सकते हैं जो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट है, तो ईस्ट तुर्कमेनिस्तान मूवमेंट के लोगों को अफगानिस्तान में पनाह मिल सकती है। तो यह दो चीज ऐसा हो सकता है जिससे कि चीन बहुत ज्यादा चिंतित हो सकता है। यदि हम संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूएन की बात करें, तो तालिबान एक लोकतांत्रिक संस्थाओं, नागरिकों के अधिकारों और क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। जैसा कि हम आपको बता दूं, क्या सुबह की बात है कि जैसे ही तालिबानियों ने काबुल एयरपोर्ट की ओर आगे बढ़ा था, मतलब वहां पर जो महिलाएं कह सकते हैं बुर्का नहीं पहने हुई थी, ठीक है, अपने शरीर को पूरे नहीं रख, उन पे उन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर दिया। और इसके विरोध में कहीं न कहीं अमेरिका की जो वहां पर सेना थी, अमेरिकी, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि 5,000 से भी ज्यादा अभी अमेरिकी सेना काबुल में मुख्य रूप से एयरपोर्ट पर है, क्योंकि वो अपने नागरिकों को तथा अपने एम्बेसी के सारे मेंबर्स को वो वहां से निकालने में लगा हुआ है। और जब तालिबानियों ने गोली शुरू में मॉर्निंग में शुरू कर दिया चलाना, तो अंततः उसके कह सकते हैं काउंटर में
अमेरिका की जो सेना थी, अमेरिका की सेना को भी गोली चलाना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा संयुक्त राष्ट्र संघ के, संयुक्त राष्ट्र के पास एक बहुत बड़ा चुनौती है कि ये जो तालिबानी है लोकतांत्रिक, जिस तरह से एक लोकतंत्र अफगानिस्तान की सरकार चल रही थी, उसको जिस तरह से इन्होंने चुनौती दिया, साथ ही साथ नागरिकों का जो अधिकार होता है उसको इन्होंने जैसे चुनौतियां दे रहे हैं, क्षेत्रीय जो सुरक्षा होता है, ये सारे कहीं ना कहीं खतरा में आ चुके हैं। यह संयुक्त राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इसको कैसे नियंत्रण किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तालिबान के आतंकी संगठन अलकायदा से मजबूत संबंध भी है, तो यह भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौतियां है। और इसलिए भी हमें लगता है कि विश्व के सारे राष्ट्रों को इस पे आकर के एक बार सोचना चाहिए, पॉजिटिव वे में देखना चाहिए, इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, उसके बाद ही किसी प्रकार को स्टेप्स लें तो ज्यादा अच्छा हो सकता है। तालिबान के भविष्य की एजेंडा क्या है, अब इस पे भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि अमेरिका और नाटो देशों के सैनिकों ने इस साल मई में अफगानिस्तान छोड़ना शुरू कर दिया था। इजिटो के ऐसे घोषणा तो हमने देखा था कि 2014 में ही कर दी गई थी। इसके बाद से अफगानिस्तान के अलग अलग शहरों में तालिबान का प्रभाव बढ़ने लगा। इजिटो के अब इस आधार पर हम देख सकते हैं कि तालिबान का कहना है कि वो महिलाओं को काम करने और शिक्षित होने की सुविधा देगा, यानी किसी प्रकार को उनको डिप्राइव नहीं करेगा। ये तालिबानियों का कह सकते हैं, कहीं ना कहीं उनको ये स्टेटमेंट दिया गया है। लेकिन जिस तरह से उनकी मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो पे भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यदि वो महिला सुरक्षा की बात किए होते, यदि लोगों के अधिकार की बात किए होते, तो आज उन्होंने जो काबुल एयरपोर्ट पे जो उन्होंने धुआंधाड़ कर सकते हैं, अंधाधुंध कर सकते हैं, जो उन्होंने गोलियां बरसाना शुरू किया, ये कहीं ना कहीं उस पर कह सकते हैं ये नियंत्रण हुआ होगा इजिटो के। लेकिन अब हम बात करें कि और इसके अलावा भी क्या हो सकता है, तो तालिबान जो है, तालिबान ने हेरात, कंधार और काबुल समेत हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान में टोटल जो है 34 प्रांत थे, और 34 प्रांत में यानी 34 प्रांत में लगभग 24 प्रांतों पर उन्होंने कंप्लीटली कब्जा कर लिया। अब सोचने वाली बात है कि जब उसके हाथ में काबुल ही आ गया, जब राजधानी ही पूरा आ गया, तो और छोटे छोटे प्रांत अब उनको क्या बिगाड़ सकते हैं, अब उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, उनके लिए कोई चुनौती अब है ही नहीं। सबसे पहली बात, चीन और रूस के साथ जो है अब तालिबान डिप्लोमेसी बढ़ाने की भी कोशिश कर रहा है, और पहले से भी करता आ रहा है। तालिबान का एक ऐसा एजेंडा है सिर्फ अफगानिस्तान में अपनी हुकूमत कायम करना, क्योंकि इसका इतिहास आप देखते हैं तो 1996 से लेकर के 2001 के दौरान सत्ता में रहते हुए भी तालिबान का फोकस सिर्फ जो था अफगानिस्तान था। के तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान जो है अभी पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं तालिबानियों के कब्जे में आ चुका है, और तालिबानी जो लड़ाका है उन्होंने अफगानिस्तान को फिलहाल नाम भी बदल चुका है, और नाम बदल कर उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक, जो अफगानिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र तो है ही, तो उन्होंने क्या किया कि एक इस्लामिक रिपब्लिक जो राष्ट्र था, इसको उन्होंने तालिबान इस्लामिक अमीरात बनाना चाहता है, और इस नामों से ही वो कहीं ना कहीं इसको नाम देना भी चाहता है। तो ये सारे जो गतिविधि थे, सारी गतिविधि को हमने बात किया कि तालिबान की चुनौतियां, तालिबान है क्या, ये सारे इतिहास को मैं आपके सामने रखने की कोशिश किया। और आगे एपिसोड में जो जैसे ही यूएनएससी का जो कुछ रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट पर फिर मैं आगे की चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।